प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज फिर हम लोग क्लास 11th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। वीवीआई क्वेश्चन जो आपका लेसन नंबर 10th 11th और 12th में पढ़ना है। वायुमंडलीय परिसंचरण एवं मौसम प्रणालियाँ वायुमंडल में जल और विश्व का है सो जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जल होगा। तो ये 3 चैप्टर से जो भी वीवीआई क्वेश्चन बना है लगभग हम है सो 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। अंतिम तक जरूर देखिएगा और हमें उत्तर बताने से पहले आप जरूर अपने आप में जज कीजिएगा कि क्या इसका उत्तर हमको मालूम था कि नहीं। ठीक है, तो देर न करके शुरुआत करते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वायु दाब किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो समदाब रेखाओं के माध्यम से है सो वायु दाब दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तापमान अधिक होने पर वायुमंडलीय दाब स्थिति क्या हो जाती है? वायुमंडलीय है सो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोल्ट्रम किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो विषुवत रेखा। ये 2020 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये चीज याद रखिएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन आपका है सो 4 कहता है धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल के 1 किलोमीटर ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा? तो 900 मिलीबार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो विषुवत रेखा पर है सो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1013 मिलीबार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है असव अक्षांश कहाँ पाए जाते हैं? तो उपोष्ण उच्च वायु दाब वाला केंद्र में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन है सो 2020 में है सो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है वायुमंडलीय दाब के लिए मापन इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे किस रूप में दर्शाया जाता है? मिलीबार में है सो दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9th कहता है पवन के वेग मापने का उपयोग किसमें किया जाता है? तो बैरोमीटर। याद रखिएगा आप। हम अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th कहता है वायुमंडल में आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से है सो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है कि भूमध्य रेखा के समवर्ती क्षेत्र की स्थिति निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? बेटी नहीं होगा यहाँ, पेटी को क्या कहते हैं? तो उसे डोल्ड्रम कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थी उसी लैंग्वेज में हमने इसको सेट करने का प्रयास किया है ताकि आप है सो एग्जाम में उससे आप पहले रूबरू रहें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किस कारणों के कारण पवनों की दिशा विक्षेपित हो जाती है? तो कॉरियोलिस बल के कारण है सो पवनों की गति में विक्षेपित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या कहलाती है? घड़ी सुई के चलने वाली विपरीत दिशा। देखिए इसमें से 50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आए हैं, लगभग 3 चैप्टर को हमने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आता है दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? घड़ी सुई के ऐसो अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आता है वायु राशियों का निर्माण उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? तो साइबेरिया के मैदानी भाग में। एक आप लोग का आज होमवर्क है, कमेंट में हमको जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उत्तर आप लोग लिखने का उसका है सो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि पृथ्वी के किस भाग में औसतन घनत्व आपका है सो सबसे ज़्यादा भाग पाया जाता है? पृथ्वी के किस भाग में? औसत तो पृथ्वी का है 5.5 ग्राम, लेकिन सबसे ज़्यादा औसत घनत्व किन परत में पाया जाता है? इसका आप कमेंट सेक्शन में उत्तर है सो जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय प्रचंड तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सो टॉर्नेडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आता है चीन के तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे टाइफून कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है वाताग्र जन्म शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? त्रिवार्था ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? महासागरों में। एक सवाल आप लोगों से उसका भी कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा कि प्रसिद्ध मौसमविद जो अल्फ्रेड वेगनर थे कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन पूछता है, इसका भी जवाब आप लोग है सो जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा विली विली है सो कहते हैं उसे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी पवन है? तो उसे कहा जाता है कौन सा? मिनिस्ट्रियल एक प्रकार का ठंडी पवन है। क्वेश्चन नंबर 22 है विद्यार्थियों वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 0 से 4% के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है वायुमंडल में जल व्यवस्था पाया जाता है किसमें? तो गैसीय के रूप में है सो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आर्द्रता कहते थे। क्वेश्चन नंबर 25 है वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडल के एक निश्चित तापमान पर पूरी क्षमता की तुलना में जब तुलना में ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, अच्छा से आप सो वीडियो को पूछ करके देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 का आता है एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प पूरी क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसे संतृप्त भाप कहते हैं। ये है सो प्योर है सो एनसीईआरटी का सवाल है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आता है किस तापमान पर जल वाष्पीकरण होना शुरू होता है, उसे क्या कहते थे, तो उसे गुप्त ऊष्मा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रिय विद्यार्थियों कि जलवाष्प बादल के रूप में बनना क्या कहलाता है, उसे हम लोग है सो वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जल को तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो वाष्पीकरण कहलाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है जलवाष्प को किस अवस्था को पुनः द्रव्य अवस्था में बदलना है सो क्या कहलाता है, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते थे, संघनन। यानी गैसीय अवस्था से पुनः जब वो द्रव्य अवस्था में बदलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, संघनन कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पश्चात बादल निर्माण वायुमंडल के कितना किलोमीटर पर होता है, तो ये कितना पर होता है, 8000 से लेकर के 12 किलोमीटर तक, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है, तो ऑक्सीजन हमारा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। 34 कहता है आकाश में सबसे ऊंचा बादल प्रकार कौन सा होता है, तो पच्छाप बादल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवातीय वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कपास बादल का निर्माण कितना किलोमीटर पर होता है, तो 5 से 7 किलोमीटर या फिर 5000 से 7000 मीटर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है वर्षा किस में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर में मापा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है और उस स्थान का नाम क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ओस का निर्माण मुख्यतः किस ऋतु में होता है, तो शीत ऋतु में होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हिमपात मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में सो हिमपात होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है शांत वायु लंबी रातें स्वच्छ आकाश वायुमंडल पर्याप्त आर्द्रता किसको दर्शाता है, तो ओस को दर्शाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारणों में से कौन मानवीय गतिविधियों का सबसे बड़ा जिम्मेवार है, प्रदूषण, वनों की कटाई यानी जंगलों में आग लगना। क्वेश्चन नंबर 43 है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार सबसे बड़ा गैस कौन सा है, तो CO2 और CFC जो हमारा मीथेन है, ये सब हमारे किसके लिए जिम्मेवार है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेवार है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ओजोन परत सबसे अधिक किस क्षेत्र में क्षरण हुआ है, ठीक है, तो ये अंटार्कटिका में सबसे अधिक देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 विद्यार्थियों धान की खेती में कौन सा गैस उत्सर्जन होता है, तो मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है वैश्विक उष्णता ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य अर्थ क्या है, तापमान में वृद्धि होना। क्वेश्चन नंबर 47 है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान क्या होता है, तो घटता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है विश्व का सबसे गर्म साल कब माना गया था, तो 1948 में है सो माना गया था, ये चीज़ है सो याद रखिएगा। एक और आज आप लोग है सो अंतिम सवाल जरूर कमेंट में दीजिएगा। वो प्रश्न है आपका कि आपका निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा औसतन घनत्व, समझे, सबसे ज़्यादा औसतन घनत्व का वाला भी सवाल दिए हैं। और आपको एक और सवाल है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जरूर से। आपको तरह पर ऐसे वीडियो डाला जा रहा है और आप आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपका तैयारी है सो बेहतर चल रहा होगा। धन्यवाद।